नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप शिक्षा शास्त्र से जुड़े हैं, शिक्षा शास्त्र विषय से आप कोई न कोई स्टडी कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो लास्ट सीरीज़ में जो हमने शुरू किया था यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, जो कि सभी विषयों के लिए कॉमन होता है, तो उसका जो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को हमने अभी तक समझाया जाना है। उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के क्या स्तर होते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और लास्ट होता है रिफ्लेक्टिव, यानी पहला जो होता है स्मृति, बोध और चिंतन। इसको अगर एकदम ईज़ी भाषा में अगर हम समझें, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का, वो 3 स्टेजेस को बताता है। तो जो पहला स्मृति स्तर बताता है, वो आपके शैशवावस्था को बताता है। बोध स्तर आपकी बाल्यावस्था को बताता है। और चिंतन स्तर क्या होता है? ये आपके किशोरावस्था को बताता है। ये तीनों स्तर इसी से जुड़े होते हैं। बोध बाल्या से जुड़ा रहेगा, चिंतन किशोरा से जुड़ा रहेगा और स्मृति शैशव से। अब ये क्यों जुड़े हैं, कैसे संबंधित है, इसी को हम यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो तीनों स्तर हैं, इनके फाउंडर की बात कर लेते हैं। तो मेमोरी लेवल के जो फाउंडर हैं वो हर्बार्ट हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो फाउंडर हैं वो मॉरिसन हैं। और रिफ्लेक्टिंग स्तर के या लेवल के जो फाउंडर हैं वो हंट हैं। अब हर स्तर पे अलग-अलग टीचिंग मेथड, अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं इनकी, उन्हीं को यहाँ पे एक-एक करके जानेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा स्मृति स्तर होता है, यहाँ पे हम क्या होता है, केवल ज्ञानात्मक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं कि बच्चे को हम सिर्फ़ अभी ज्ञान दे दें। वो उस चीज़ों को समझ पाए या ना समझ पाए, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं होता है। इवन बच्चा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, इसीलिए तो मेमोरी लेवल पे होता है। तो यहाँ पे जो होता है, बालक क्या होता है, जो चीज़ों को सीखता है, उसके अंदर क्या होती है कि विचार नहीं होते, वो विचारहीन होता है, वो सोच समझ नहीं पाता है। यहाँ पे जो यूज़ की जाती है, वो होती है रटंत्र प्रणाली। यहाँ पे जो क्लास का वातावरण होता है, वो निष्क्रिय होता है। जबकि अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात करें, तो यहाँ पे हम बोधात्मक तथ्यों को बालक को समझाते हैं कि जो उन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा समझ सके। जैसे यहाँ पे क्या था कि विचारहीनता पाई जा रही थी, तो यहाँ बालक में क्या होता है कि अब विचार आ जाते हैं, वो विचार युक्त हो जाता है। और यहाँ पे जो कक्षा का वातावरण निष्क्रिय था, यहाँ पे कक्षा का वातावरण आलोचनात्मक हो जाता है कि वो थोड़ा बहस करने लगता है शिक्षक से, जवाब देने लगता है, सवाल पूछने लगता है। और जबकि यहीं पे अगर हम चिंतन स्तर पे बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बालक होता है वो पूर्ण विचारवान होता है, वो स्वतंत्र होता है, अपनी विचारधारा को यूज़ करना जानता है, अपनी चीज़ों को समझता है। वो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन जैसी प्रविधियों का यूज़ करना सीख जाता है और वो क्या होता है, चिंतन से परिपूर्ण होता है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है, अभी इसमें कुछ और पॉइंट हैं, जिनको हम एक-एक करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो विधि हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हम व्याख्यान विधि यूज़ करते हैं कि बस बच्चों को, जैसे व्याख्यान विधि के अंदर जैसे मान के लो, हमने स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ कर लिया। बालक को समझ में आ जाए, थोड़ा-सा उसके दिमाग में बैठ जाए। छोटे बच्चों को आप सबको भी पता है कि अगर कहानी-वहानी सुनाओ तो उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम क्वेरी करने लग जाते हैं, बालक हमसे क्वेरी करता है और हम बालक से करते हैं, यानी हम प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और रिफ्लेक्टिव क्या होता है कि अब यहाँ पे वाद-विवाद होने लगता है, ग्रुप डिस्कशन होने लगता है। तो शॉर्ट में हम बोलते हैं जीडी, कि अब हम आपस में भी डिस्कशन करने लगते हैं और शिक्षक से भी हम काफ़ी देर तक बहस करेंगे कि हाँ, मेरा पक्ष सही है या शिक्षक अपना पक्ष सही साबित करता है। यहाँ पे जो हमें अभिप्रेरणा दी जाती है, यानी जो बालक को मोटिवेशन दिया जाता है, वो बाह्य होती है। यानी अभिप्रेरणा का जो स्वरूप होता है, वो कैसा होगा? बालक को हमेशा बाह्य अभिप्रेरणा दी जाती है, उसके अंदर अभी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं आती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है कि बालक को बाह्य प्लस आंतरिक दोनों, कि कुछ चीज़ों पे उसे अभिप्रेरणा दी जाती है और कुछ उसके अंदर करने की खुद की इच्छा होती है, नहीं हाँ, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव स्तर पे ये पूरी तरह से क्या हो जाती है? आंतरिक हो जाती है। अब उसे बाह्य अभिप्रेरणा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर हम बात कर लें बुद्धि का, तो इस स्तर पे बुद्धि से संबंध नहीं होता है। इस स्तर पे बुद्धि से क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी डायरेक्ट जुड़ा रहेगा बुद्धि से।
और लास्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अब बालक और आगे बढ़ जाता है, वो मौलिकता और सृजनात्मक गतिविधियां करने लग जाता है, वो चीज़ों को, नवीन चीज़ों को बनाने लगता है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करने लग जाता है। और जबकि मेमोरी लेवल पे बुद्धि से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई समझ नहीं है। यहाँ पे वो जो चीज़ों को डायरेक्टली अगर हम करके दिखाते हैं, समझाते हैं, तो वहाँ पे उसका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है कि वो स्वतंत्र हो जाता है, अपनी मर्जी से अपनी नई-नई चीज़ों को बनाने लगता है, अपनी क्रिएटिव टास्क को वो खुद पूरा करने लग जाता है। तो ये होते हैं किस स्तर पे? चिंतन स्तर पे। और अगर एक सबसे बड़ी चीज़ कहा जाए तो जो मेमोरी लेवल होती है, इसकी एक खूबी होती है, सभी का बेस है। ये बेस है, आधार देता है। ऐसा नहीं कि आप स्मृति स्तर को जंप करके सीधे बोध स्तर पे पहुँच जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप डायरेक्ट चिंतन स्तर पे पहुँच जाओ। बिना एक लेवल को पार किए आप दूसरे लेवल पे नहीं जा सकते हैं। और आप जब तक मेमोरी लेवल बेस होता है, बेस जितना, और कहा जाता है कि बेस जितना मजबूत होगा, आगे की चीज़ें उतनी अच्छी होती हैं। तो मेमोरी लेवल जो होता है, वो आधारशिला का काम करता है आगे आने वाले लेवलों के लिए। यहाँ पे जो अधिगम होता है, वो चेन अधिगम की तरह होता है या श्रृंखला अधिगम होता है कि बालक को चीज़ों क्या होता है कि हम छोटे-छोटे तथ्यों में एक-एक को दूसरे से कोरिलेट करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक एक वर्ड बोल दिया या एक लेक्चर दे दिया, बालक अंडरस्टैंड हो जाएगा। नहीं, हमें उससे छोटी-छोटी चीज़ों को समझाना है। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, हम इनसाइट का यूज़ कराते हैं बालक से। हम पुनर्बलन यूज़ करते हैं। पुनर्बलन मतलब यहाँ पे हम फीडबैक से लेंगे। इनसाइट यूज़ करते हैं, पुनर्बलन मेथड्स यूज़ करते हैं कि बालक को सिखाने के लिए। और जबकि जब हम चिंतन स्तर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे नियम अधिगम या समस्या समाधान मेथड्स का यूज़ किया जाता है। समस्या समाधान अगर हो तो गैने की हायरार्की थ्योरी है जिसमें 8 स्टेप होते हैं और जो सबसे लास्ट में होता है वो समस्या समाधान होता है। इनसाइट थ्योरी जो होती है ये गेस्टाल्टवादियों का देन है। और चेन अधिगम जैसे कि थॉर्नडाइक की हो गई या पावलोव की थ्योरी है कि बालक के सामने हम डायरेक्ट रखेंगे चीज़ों को, धीरे-धीरे करके सिखाएँगे। इनसाइट में क्या होता है, बालक स्वयं की सूझ को अब विकसित करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बालक अपनी सूझ समझ को पूरी तरह से विकसित कर चुका होता है, अब खुद चीज़ों को कर सकता है। अब इन सभी में क्या है कि कुछ प्रतिमान यूज़ किए जाते हैं। तो हार्वर्ड की जो प्रतिमान है उसे पदी प्रणाली कहा जाता है। उनकी प्रणाली में 5 स्टेप हैं और बाकी मॉरिसन का जो प्रतिमान है उसमें भी 4 स्टेप है और हंट के भी प्रतिमान में 4 स्टेप है। तो ये थे लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें इनमें तीनों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन कराया कि कौन सा स्तर कौन सी खूबी रखता है, कौन सा नहीं रखता है। नेक्स्ट क्लास में इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे और इसको कैसे और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और फिर से एक बार दोहराऊँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।